हेलो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे आपका संघवाद वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। आपने पहली चुनौती पढ़ी थी संघीय व्यवस्था की, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो जिसको लेकर हमारे देश के राष्ट्रीय नेता चिंतित थे और वो सोच रहे थे कि कहीं देश के टुकड़े ना हो जाए। लेकिन जब हमारी फिर केंद्र सरकार ने भी कुछ देर के लिए रोक दिया था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जब किया गया। तो उसके बाद हमें पता चला कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने से जो हमारा देश की एकता है वो एकता बड़ी और मजबूत हुआ देश। और दूसरी भाषा नीति थी। भाषा नीति भी बहुत बड़ी चुनौती थी हमारी संघीय व्यवस्था के लिए, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उसने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। हमारे देश ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया और जो 40% बोली जाने वाली हिंदी है उसको हमने राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन जो हमारे देश के अंदर 60% बाकी लोग जो बाकी भाषाएं बोलते हैं उनको संरक्षण देने के लिए बाकी भाषाओं को जो बाकी 21 भाषाएं हैं उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। 21 भाषाएं जो 60% लोग बोलते हैं उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से अगर केंद्र सरकार का कोई पद है और उसके लिए ऐसे लोग परीक्षा देते हैं जिनको हिंदी नहीं बोलनी आती, तो वो अपनी 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा को जब वो अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, तो एक भाषा इन 21 भाषाओं में से कोई भी भाषा चुनकर उसमें परीक्षा वो विद्यार्थी दे सकते हैं जो हिंदी नहीं बोलते। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश में हिंदी के उपयोग के बढ़ावे के लिए सावधानी पूर्वक हमारे नेताओं ने रास्ता अपनाया। 1965 में पहले ये कह दिया गया था कि जो अंग्रेजी में कामकाज होता है राज्यों का सरकारी काम वो बंद हो जाएगा, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी में जो सरकारी कामकाज होता है वो जारी रहना चाहिए। तमिलनाडु के लोग तो बड़े उन्होंने उग्र वो करा था, आंदोलन मांग करी थी कि अंग्रेजी में राज्य के जो काम काज है सरकारी काम काज वो होते रहने चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी थी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में राज्य अपने काम कर सकते हैं। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोप सकती है जहां लोग कोई भाषा भारत सरकार कोशिश करती है कि हिंदी को हमारी राजभाषा है तो उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन राज्यों के ऊपर हिंदी थोप दे जिस राज्य के लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती, जहाँ लोग कोई और भी भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सरकारी काम करने की इजाज़त देकर जो लचीला रुख अपनाया है उससे हम श्रीलंका के में जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने से भारत में रुक गई। गठबंधन सरकार कल भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये गठबंधन सरकार आप कर लेना। यहाँ तक है एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अब हमने आज नया यहाँ से शुरू करना है केंद्र राज्य संबंध। आज केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ है और सरकारें बनी है तब से केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो लगातार बदल रहे हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि असल में जो संघवाद है वो किस तरीके से मजबूत है। केंद्र और राज्य के संबंधों में जो बार बार बदलाव आ रहा है उससे पता चलता है कि व्यवहार में जब वास्तव में संघवाद कैसे मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था, अगर हमने देखना है कि सत्ता की, वैसे तो हमने संविधान के अंदर तो सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था ढंग से कर दी है,
लेकिन उसका असल में रूप क्या होगा? सत्ता की साझेदारी भी करनी है। देश की जो भी सरकारें बनेगी वो सत्ता की साझेदारी करेंगी। ये नियम हमने संविधान में वो कर दिया, शामिल कर दिया। लेकिन इसका जो असली रूप कैसा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारे शासक हैं और वो नेता हैं वो इसका अनुसरण कितना करते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से अनुसरण करते हैं, हमारे शासक और नेता जो सरकार को चलाते हैं, तो सत्ता की साझेदारी अच्छी हो जाती है देश में। अगर वो शासक दल और नेता सत्ता की साझेदारी का वही पालन नहीं करते जो संविधान कह रहा है करने को, तो फिर सत्ता की साझेदारी अच्छे रूप से नहीं हो पाती। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। हमें पता है अभी काफी देर तक हमारे देश के अंदर केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का शासन रहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी का। कहाँ पे? लंबे समय तक एक वो पार्टी जिसका केंद्र और ज्यादा राज्यों में शासन रहा, वो है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस जब ये राज्य में और केंद्र में एक ही सरकार होती है तो इससे क्या होता है, जो राज्य होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनको केंद्र सरकार अच्छी तरीके से उनको उनका इस्तेमाल करने देती है। और उनके जो उनकी शक्ति उनके जो अधिकार है उनकी भी अनदेखी नहीं करती। हमारे देश में ज़्यादा समय तक कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जो केंद्र में भी और ज़्यादातर राज्यों में भी उनका शासन रहा। जब केंद्र और राज्य में दोनों जगह पर एक ही पार्टी सरकारें बनाती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो राज्य होते हैं वो अपनी अधिकारों का भी अच्छी तरीके से पालन कर पाते हैं, और ना ही जो केंद्र की सरकार होती है ये कोशिश करती है कि राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दे। और इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग स्वायत्त का प्रयोग नहीं किया, राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब यही है कि केंद्र मतलब आप यही कह सकते हो कि जब केंद्र और राज्य में सेम सरकारें होती हैं तो जो राज्य होते हैं वो अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। और केंद्र सरकार भी, जब केंद्र भी उसी पार्टी केंद्र में भी उसी एक ही पार्टी की सरकार होती है, राज्य में भी, तो केंद्र सरकार कभी भी कोशिश नहीं करती कि राज्य सरकारों को गलत तरीके से बर्खास्त किया जाए। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग जो सरकारें होती है वो अलग अलग पार्टियों की होती हैं, तो केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार यही कोशिश करती है, राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करती है। केंद्र और राज्य में सेम होती है तो केंद्र हेल्प करता है राज्य सरकारों की ज़्यादा से ज़्यादा। जब केंद्र और राज्य में अलग 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 सरकारें होती है तो केंद्र सरकार ज़्यादातर यही कोशिश करती है कि राज्य अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाए, और ज़्यादातर केंद्र सरकारें गलत संवैधानिक प्रावधानों का, जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उनका गलत इस्तेमाल करके जो विपक्षी दलों की राज्य सरकारें होती हैं उनको भंग कर देती हैं। ये जो चीज़ है, संवैधानिक प्रावधानों का गलत इस्तेमाल जो संघवाद की भावना के विरुद्ध है। जब केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार होती है और राज्य में जैसे केंद्र में कांग्रेस की है तो ज़्यादा राज्यों में भी कांग्रेस की हो, तो केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकारों के अधिकारों की अनदेखी नहीं करती, और ना ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो राज्य में और, तो केंद्र सरकार ये एक तो राज्य के अधिकारों की अनदेखी करती है और दूसरा केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधान जो संविधान के नियम होते हैं उनका गलत इस्तेमाल करके जो राज्यों में विपक्षी दलों होते हैं, मतलब उस पार्टी के जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है वो ना हो के दूसरे किसी दल की सरकार होती है तो वो केंद्र की तो विपक्षी होती है, इसलिए वो उस पार्टी की राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का गलत उपयोग करके बर्खास्त करने की कोशिश करती है।
जब केंद्र सरकार में कोई और पार्टी और राज्य सरकार में केंद्र सरकार वाली पार्टी को कोई विपक्षी दल चला रहा हो, तो केंद्र सरकार यही कोशिश करती है कि राज्य के अधिकारों की अनदेखी करती है और केंद्र संविधान में जो प्रावधान है उनका गलत इस्तेमाल करके अपने विपक्षी दल की जो राज्य सरकार होती है उसको बर्खास्त करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करना संविधान के प्रावधान का गलत इस्तेमाल करके आप किसी राज्य सरकार को हटाना, ये संघवाद के विरुद्ध है। आगे चलते हैं। लेकिन 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में 1990 में जाके जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तंग करते थे वो स्थिति बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के आसपास किसका उदय हुआ? क्षेत्रीय दलों का। पहले क्या था, केंद्र सरकार जो होते थे, अलग अलग केंद्र और राज्य सरकारें होती थी, उसमें केंद्र सरकार राज्यों को तंग करता था। लेकिन 1990 में ये स्थिति बदल गई और इस समय में 1990 के आसपास क्षेत्रीय दल बने, जिनके राज्य के अंदर भी दलों का दल बने। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार, और इसी 1990 के आसपास से ही केंद्र में गठबंधन सरकारें बननी शुरू हुई। 1990 में केंद्र द्वारा राज्य को जो तंग करने वाली स्थिति थी वो बदली। इस और 1990 के आसपास क्षेत्रीय दल बनने शुरू हुए। राज्यों में केंद्र पूरे देश में तो होते थे, लेकिन 1990 में राज्यों में क्षेत्रीय दल बनने शुरू हुए और 1990 में ही केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगी। 1990 में केंद्र जो राज्यों को तंग करता था वो स्थिति बदल गई और 1990 में ही राज्यों में क्षेत्रीय दल बनने शुरू हो गए। मतलब पहले के राज्यों में पार्टियां नहीं होती थी, लेकिन राज्यों में पार्टियां बननी शुरू हो गई और केंद्र में गठबंधन। 1990 में 3 काम हुए। एक तो केंद्र जो राज्यों को तंग करते थे वो खत्म हो गया, राज्यों में क्षेत्रीय दल बनने शुरू हो गए और केंद्र में गठबंधन सरकार बननी। 3 काम हो गए। एक तो केंद्र द्वारा राज्यों को तंग करना बंद कर दिया गया। दूसरा दूसरा नंबर, राज्यों में क्षेत्रीय दल बनने शुरू हो गए, यानी कि राज्यों में भी पार्टियां बनने लगी। और तीसरा है केंद्र में गठबंधन सरकार बनने लगी। ये कब होने लगा? ये तीनों काम 1990 में, ये 1990 में होने लगे। एक तो केंद्र ने राज्यों को तंग करना बंद कर दिया। नंबर 1, केंद्र ने राज्य को तंग करना बंद कर दिया। दूसरा, 1990 में राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी। तीसरा, गठबंधन सरकारें बननी केंद्र में शुरू हो गई। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। 1990 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 1990 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किसी को भी स्पष्ट बहुमत, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण जो हमारी कांग्रेस और बीजेपी है, इन पार्टियों ने जो राज्य में नई क्षेत्रीय दल बने थे, क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी, उनके साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ली। यानी कि जब ये जो एनडीए चल रही है, एनडीए भी गठबंधन ही है। इसमें भी एनडीए में अकाली दल मिला था, शिवसेना मिली थी और भी कई दल मिले हुए हैं। जो अब बीजेपी की सरकार चल रही है, ये भी गठबंधन सरकार है। इसमें राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी होगी और जैसे पंजाब की अकाली दल मिली हुई थी, महाराष्ट्र की शिवसेना, ऐसे ही जो क्षेत्रीय पार्टियां जो राज्यों में नई पार्टियां बनी थी, उनके साथ राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर सरकारें बनानी शुरू कर दी 1990 में। और जो इससे पहले कांग्रेस की चल रही थी वो भी यूपीए गठबंधन था। वो भी जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो भी यूपीए गठबंधन था। उसमें भी हमारी राष्ट्रीय जो पार्टी है कांग्रेस, उसने राज्य की पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया था। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति बनी। इससे क्या होगा, मतलब जब गठबंधन सरकारें बनने लगी तो सत्ता की साझेदारी, क्योंकि कई पार्टियां मिलकर करती थी तो सत्ता की साझेदारी होने लगी।
राज्य सरकारों की स्वायत्तता का, राज्य सरकारों की मतलब राज्य सरकार अपने अधिकारों को ढंग से इस्तेमाल करने लगे। राज्य सरकारों को मतलब बर्खास्त करने की जो केंद्र की वो नीति थी वो भी खत्म हो गई। इस तरीके से राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी कब, जब गठबंधन सरकारें बनने लगी। तो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को ना मिलने के कारण राष्ट्रीय पार्टियों ने राज्य में जो बने नए क्षेत्रीय दल बने थे उनके साथ मिलकर गठबंधन बना सरकारें बनानी शुरू कर दी। मनमोहन सिंह की जो कांग्रेस की सरकार थी वो यूपीए गठबंधन था। अब जो मोदी जी की सरकार चल रही है वो एनडीए, वो भी उसने भी बीजेपी राष्ट्रीय वो है दल और कई क्षेत्रीय दल की पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई है। और ये गठबंधन सरकारों के बाद सत्ता की साझेदारी भी ढंग से होने लगी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का भी आदर करने की भी संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। मतलब फिर गठबंधन सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में एक फैसला दिया जिससे गठबंधन सरकार और मजबूत हुई। ये गठबंधन सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन आया है जिसके बाद गठबंधन सरकार और मजबूत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए, मतलब कि जब गठबंधन सरकारें बन गई तो उसके बाद केंद्र के लिए आसान नहीं रहा राज्य सरकारों को भंग करना। और जब फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि केंद्र सरकारें राज्य सरकार को मनमाने से ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए, जो पहले केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके भंग कर देती थी। फिर जब गठबंधन सरकारें 1990 में बनने लगी उसके बाद एक हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकारें मतलब इनको राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि राज्य सरकारें राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से केंद्र सरकारें नहीं भंग कर पाएंगी। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावित है। मतलब जो आज की संघीय व्यवस्था, जो करंट संघीय व्यवस्था, वर्तमान संघीय व्यवस्था है, जो उस टाइम की संघीय व्यवस्था से ज़्यादा अच्छी तरीके से सत्ता की साझेदारी करती है जो शुरुआत में आज़ाद होने के बाद देश की सरकार बनी थी। आज की करंट संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है उस संविधान के उस टाइम जो हम आज़ाद होकर नई सरकार बनाई थी उसके मुकाबले। मतलब करंट हमारी संघीय व्यवस्था ज़्यादा सत्ता की साझेदारी कर पा रही है। जो हमारी शुरुआत में सरकारें बनी थी उस टाइम संघीय व्यवस्था में इतनी सत्ता की साझेदारी नहीं होती थी। आगे पढ़ते हैं। मतलब कि अगर नहीं तो केंद्र सरकार 1990 से पहले केंद्र सरकार राज्यों को तंग करते थे और राज्य उनसे शक्तियां मांगते थे कि हमें और शक्ति दो, हमें और शक्तियों की जरूरत है। ये राज्य दिखाए हुए ये केंद्र है। 1990 से पहले राज्य सरकारों को केंद्र से अपनी शक्तियां मांगनी पड़ती थी। और ये आज की गठबंधन सरकार 1990 के बाद ये जो गठबंधन सरकारें हैं तो ये ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि अगर जो राष्ट्रीय पार्टी अगर वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है तो जिन्होंने मिलकर उसके साथ गठबंधन किया होता है वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपका आपका समर्थन छोड़ देंगे। मतलब आज इसलिए गठबंधन सरकारें अच्छी हैं क्योंकि गठबंधन जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसको डर लगा रहता है जिन पार्टियों ने उनके साथ मिलकर गठबंधन किया है कहीं वो उनसे अलग ना हो जाए और सरकार ना गिर जाए। ये पढ़ लेते हैं। भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। मतलब हमारे अंदर भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। 2011 में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों में
से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें लोगों ने, जो 2011 की जनगणना थी, उसमें लोगों ने 1300 से ज़्यादा अपनी मातृभाषाएं दर्ज करवाई। 1300 से ज़्यादा मातृभाषाएं दर्ज करवाई थी। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है। ये 1300 भाषाएं हैं, इनको कुछ जो प्रमुख भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो इनको उनके साथ वो कर दिया जाता है समूहबद्ध। हमारे देश के अंदर 2011 की जनगणना के समय में लोगों ने अपनी जो मातृभाषाएं लिखवाई वो 1300 भाषाएं निकल के आई। तो फिर इन 1300 भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया। मतलब जो मिलती जुलती भाषाएं थी जैसे हिंदी से, तो उनको हिंदी में डाल दिया गया। जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, ये भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी भाषा को, छत्तीसगढ़ी भाषा को, राजस्थानी और ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी प्रमुख भाषा है, ये सारी याद रखना है। भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी को हिंदी भाषाओं के अंदर जोड़ दिया गया। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख, जब हमने समूह भी बना दिए 1300 भाषाओं में से कुछ भाषाओं को प्रमुख समूह के साथ मिलाकर जब हमने समूह भी बना दिए, तो 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की, इसमें से जो 121 प्रमुख भाषाएं हैं उनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत की 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी, इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। जिन 22 भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है उनको अनुसूचित भाषाएं और बाकी को गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे विविधतावान भाषा के आधार पर भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। मतलब कि भारत में दुनिया से सबसे, भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुत संख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। मतलब ये साथ में जो सूची दे रखी है, अगर अब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसको ज़्यादा लोग बोलते हैं। कोई एक भाषा बहुत संख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। ज़्यादा लोग भारत में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको भारत के ज़्यादा लोग बोलते हों। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा। हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है? 44%, यानी कि भारत के 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। अगर अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ दी जाए, अगर वो लोग जो दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का ज्ञान रखते हैं तो उनको भी जोड़ दिया जाए तो 2011 में ये संख्या 50% से कम थी। और जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो 44% लोग हैं। अगर जिन लोगों ने हिंदी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में चुना हुआ है उन लोगों की गिनती को भी 44% में जोड़ दिया जाए तो 50% से भी कम लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, जानते हैं। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोग ही अंग्रेजी को जानने वाले कितने लोग हैं? 0.02% लोग ही अंग्रेजी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को मातृभाषा कितने लोग कहते हैं? 44। और अगर उनमें दूसरी और तीसरी दर्जे की भाषा के रूप में जो हिंदी को इस्तेमाल करते हैं उनकी भी संख्या जोड़ दी जाए तो 50% से कम है। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो लोग 0.02% लोग अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा कहते हैं। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। मतलब जो इसको सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी का, तो फिर
11% लोग अंग्रेजी जानते हैं इंडिया के अंदर। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर बार बार जब फाइव चार्ट बनाए भारत की भाषा विविधता को दर्शाने वाले। बस इतना ही पढ़ना है अपने, और बाकी हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में।